सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। अब आ गया है आपका आज पार्ट 3 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स का। कल हमने लास्ट कर लिया था यहाँ पर टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस में, 2 टाइप्स हमने कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं थर्ड टाइप। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। तो थर्ड टाइप से स्टार्ट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज। अच्छा, पहले एक बात का जवाब दो कि सोचो, जो आपके पास फोन है तुम्हारे हाथ में जिसमें आप वीडियो देख रहे हो, उसका रॉ मटेरियल कहीं एक्सट्रैक्ट हुआ है, कहीं असेंबल हुआ है, फिर वो तुम्हारे शहर तक पहुंचा। ये पूरी जर्नी एक्सट्रैक्शन से लेकर तुम्हारे हाथ तक, यही है आज का टॉपिक। बिजनेस स्टडीज का ही सबसे प्रैक्टिकल चैप्टर है ये। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं आज हम। तो सबसे पहला है आपका इंडस्ट्रीज क्या होते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज का मतलब है कुछ प्रोड्यूस करना, कुछ एक्सट्रैक्ट करना या कन्वर्ट करना। ठीक है, तो क्या कहा कि कुछ एक्सट्रैक्ट करना, कुछ प्रोड्यूस करना, कुछ प्रोसेस करना या फिर कुछ कन्वर्ट करना। प्रोड्यूस करना किसके लिए? बोथ कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स दोनों। ठीक है, इसके 4 टाइप्स होते हैं। और हाँ, एक का लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर आप अपनी लाइफ से कनेक्ट करते हो तो आपको ये बहुत ही इजीली समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहला है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो मदर नेचर से डायरेक्टली चीजें निकालती हैं, जैसे कि माइनिंग करना, ठीक है, फिशिंग करना, फार्मिंग करना। ठीक है, जो देखो पंच लाइन है इसकी याद करने की कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। जो प्रकृति से निकला वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में गिरा। ठीक है, जो प्रकृति से निकला वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में गिरा। अब रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जब तुम चाय पीते हो, उसकी चाय पत्ती कहाँ से उगाई गई? ठीक है, कहीं पे उसकी चाय पत्ती उगाई गई, फिर उसकी कहीं पे माइनिंग की गई, वही रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन है। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आया कि हम जो चाय पीते हैं उसकी पत्ती कहीं पे उगाई जाती है, फिर माइनिंग की जाती है। तो वही प्रोसेस क्या है आपकी, कि रॉ मटेरियल क्या है, एक्सट्रैक्ट हुआ है, एक्सट्रैक्शन की वो प्रोसेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। जेनेटिक इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? ये ब्रीडिंग वाली इंडस्ट्रीज हैं, जैसे प्लांट नर्सरीज, पोल्ट्री फार्म्स, हॉर्टिकल्चरल। देखो जेनेटिक इसलिए क्योंकि ये रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व करती हैं, है ना। एक प्लांट लगाओ तो उसके जैसे और भी पौधे आसपास आ जाते हैं। ठीक है, पोल्ट्री फार्म्स लिमिटेड लाते हैं हम, हेंस वगैरह वो और भी आ जाती है, मतलब वो रिप्रोडक्शन वहां पर इन्वॉल्व होता है। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं हम यहाँ पे, तुम्हारे घर के पास में कोई पोल्ट्री फार्म है, ये किसी गुलाब की नर्सरी देखी होगी आपने, तो वही क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्री होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है? रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, रॉ मटेरियल से क्या बनाना? फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना, जैसे कार्स, मेडिसिन, टेक्सटाइल, आपका पेंट हो गया। तो सबसे अच्छा एग्जांपल बताती हूँ कि आपका मोबाइल फोन। ठीक है, रॉ सिलिकॉन से चिप बनी, उसकी प्लास्टिक से बॉडी बनी है, सब क्या है, सब मैन्युफैक्चर किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज क्या होती है? जो बनाती हैं बिल्डिंग, डैम्स, रोड्स, कैनाल्स। ठीक है, अगला बार जब तुम किसी फ्लाईओवर से गुजरो ना, तो ये सोचना कि डीएलएफ जैसी किसी कंपनी ने यही काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन यही इंडस्ट्री है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कब डेवलप होता है? जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, तो जब भी आप अगली बार फ्लाईओवर से गुजरो तो क्या सोचना है कि ये डीएलएफ जैसी किसी कंपनी ने ही किया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉमर्स। तो कॉमर्स क्या है? देखो, कॉमर्स वो ब्रिज है जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का गैप फिल करता है। किस किस के बीच का गैप फिल कर रहा है? हमारे प्रोड्यूसर के बीच का और हमारे कंज्यूमर के बीच का, मतलब ये बीच का पार्ट है। प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन कर दिया है प्रोडक्ट का, सर्विसेज का, कंज्यूमर को कंज्यूम करने के लिए रेडी है, बट बीच में कौन पहुंचाएगा? वो करता है कॉमर्स। ठीक है, इसका काम है गुड्स और सर्विस को स्मूथली ट्रांसफर करना फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। कॉमर्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका यहाँ पर, ट्रेड एंड ऑक्सिलियरी टू ट्रेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कॉमर्स को सपोर्ट करने वाली सर्विस होती है। ठीक है, कॉमर्स अपने आप तो नहीं हो जाएगा, सर्विसेज होती है जो उसको सपोर्ट करती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया आपका यहाँ पर, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गई, एडवर्टाइजिंग हो गई, पैकेजिंग हो गई। तो ये सारी वो सर्विसेज है जो कॉमर्स को फैसिलिटेट करती हैं या हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं।
ठीक है। ये सारी सर्विसेज मिलके कॉमर्स को स्मूथ बना देती हैं कि बहुत वो इजीली फंक्शन कर पाता है, ठीक है। क्योंकि कॉमर्स का काम क्या है कि ट्रांसफर करना ही तो है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, और इन सब में ये सारी सर्विसेज कॉमर्स की हेल्प करती हैं, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा एग्जांपल देते हैं, ठीक है। जब तुम अमेजोन से ऑर्डर करते हो ना, तो प्रोडक्ट वेयर हाउस में स्टोर होता है, ठीक है। हम सबको पता है कि हम अमेजोन से ऑर्डर करते हैं, वो हाथ में तो लेके नहीं खड़े होते, उनके पास वेयर हाउस में कहीं पर प्रोडक्ट स्टोर होता है, वो ट्रांसपोर्ट होके हमारे घर तक आता है, ठीक है। बीच में इंश्योरेंस भी इन्वॉल्व होता है अगर डैमेज हो जाए, तो ये सब किसने किया, ये सब कॉमर्स का ही पार्ट है, ठीक है। तो आप ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि ट्रेड क्या है। ट्रेड है कॉमर्स का कोर, बाइंग करना, सेलिंग करना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स करना, ठीक है। बिना ट्रेड के कॉमर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ट्रेड इज द ब्रांच ऑफ कॉमर्स कंसर्न विद द सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज द न्यूक्लियस ऑफ ऑल कॉमर्शियल एक्टिविटीज, मतलब उनका बैकबोन है ये, ठीक है। कॉमर्शियल सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग रिवॉल्व्स अराउंड ट्रेड, मतलब ये सारी सर्विसेज इसके अराउंड ही घूम रही होती हैं, बिना ट्रेड के कुछ पॉसिबल नहीं है, सॉरी, ठीक है। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड क्या होता है, ये ट्रेड एक देश की बाउंड्री के अंदर होता है कि इंडिया में ट्रेड हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसे डोमेस्टिक या इनलैंड ट्रेड भी हम कहते हैं, ठीक। इसमें फिर से दो फर्दर टाइप है, होलसेल और रिटेल। आगे देखते हैं कि होलसेल ट्रेड क्या होता है। देखो होलसेल ट्रेड का मतलब है बल्क में बेचना। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पार्ले जी बिस्किट का पैकेट जो डिस्ट्रीब्यूशन बल्क में खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर से। जो शॉपकीपर्स होते हैं वो एक एक दो प्रोडक्ट को लाते नहीं है, वो क्या करते हैं, होलसेलर्स जो होते हैं वो इकट्ठा सामान उठाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड का मतलब क्या होता है कि छोटी छोटी क्वांटिटी में डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचना। वही पार्ले जी बिस्किट जो तुम्हारा लोकल शॉपकीपर तुम्हें बेचता है, समझ आया। होलसेल में क्या हुआ और रिटेल में क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग से आया हमारे पास होलसेलर के पास में, उसने स्टॉक लिया बड़ी क्वांटिटी में, फिर उस होलसेलर से एक रिटेलर ने लिया, उस रिटेलर ने क्या किया, हमारे कंज्यूमर तक पहुंचा दिया डायरेक्ट, ठीक है। तो ये पूरी चेन चल रही है, ठीक है। देखो याद रखना हमेशा कि होलसेल बड़े लेवल पे खेलता है, रिटेलर तुम्हें सीधा कनेक्ट करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है। ये अब बात करते हैं कि कंट्रीज के बीच की, अगर हम बात करें अब कंट्रीज के बीच की, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सटर्नल या फॉरेन ट्रेड, ठीक है, या इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें भी तीन टाइप्स होते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट। इसके कुछ फीचर्स हैं, इन्वॉल्व फॉरेन करेंसी ऑफ कोर्स। अगर मैं इंडिया से यूएस में बेच रही हूँ, सेल आउट कर रही हूँ, तो मुझे फॉरेन करेंसी में पेमेंट वगैरह ट्रांसफर वहां पर हो रही होती है। ट्रांसपोर्टेशन में फैसिलिटीज यहाँ पे होती हैं, जैसे हम शिपिंग वगैरह यहाँ पे यूज करना पड़ता है, हमें शिप के थ्रू जाता है हमारा ट्रांसपोर्ट, या फिर एयर के थ्रू जा रहा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरप्रोट क्या होता है। इंपोर्ट क्या है, फॉरेन से मंगवाना अपने यूज के लिए, एग्जाम्पल चाइना से एलईडी लाइट्स मंगवाना, ठीक है। दूसरा है एक्सपोर्ट करना, मतलब अपना प्रोडक्ट फॉरेन में जाके बेचना, फॉरेन देश को बेचना, जैसे इंडिया से राइस एक्सपोर्ट होता है बाहर के कंट्रीज को। थर्ड है एंटरपोर्ट क्या होता है, सबसे इंटरेस्टिंग होता है, फॉरेन गुड्स हम इंपोर्ट करना सिर्फ री एक्सपोर्ट करने के लिए, समझे कि हमने क्या किया, हमने इंपोर्ट किया किसके लिए, री एक्सपोर्ट करने के लिए। एग्जाम्पल देते हैं, सिंगापुर मिडिल ईस्ट से, ठीक है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, अपनी रिफाइनरीज में उसको प्रोसेस करता है और फिर रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट को एशिया के दूसरे कंट्रीज में री एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो सिंगापुर क्या कर रहा है कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है मिडिल ईस्ट से, अपने यहाँ पर लेकर आया, उसको रिफाइंड किया उसने और फिर आगे सेल कर दिया दूसरी कंट्री को, एशिया को। तो क्या किया, लिया, किसके लिए लिया, दूसरी कंट्री को बेचने के लिए लिया, तो वो क्या है, एंटरपोर्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं, ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होता है। देखो ये वो सपोर्ट सर्विस है जो ट्रेड को स्मूथ बनाती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग। इन्हें समझो जैसे एक मूवी की बैकग्राउंड क्रू है, स्क्रीन पे नहीं दिखती पर बिना इनके मूवी भी नहीं बनती,
ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कुछ हमें प्रॉफिट्स दिए गए हैं कि ट्रेड के हमें क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है? पहला है ट्रांसपोर्टेशन। अब हमने पढ़ा कि भाई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हमें कहाँ से मिलती है? ट्रेड से मिलती है, वो देता है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आर टिपिकली लोकलाइज्ड व्हाइल टारगेट कंज्यूमर बेसेस आर स्कैटर्ड अक्रॉस बॉर्डर, ठीक है? वो कहते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं वो तो लोकलाइज्ड है, एक ही जगह पे, एक ही कंट्री में है, बट जो टारगेट कंज्यूमर है वो तो हमारा बॉर्डर्स के भी बाहर है, ठीक है? मेरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंडिया में है, बट मेरा जो टारगेट कस्टमर है वो यूएस का भी तो हो सकता है, ठीक है? तो उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है, ठीक है? While transferring raw assets to producer and end product to global markets, transport form the absolute physical link of commerce. तो वो हमारे लिए इजी कर देता है कि हम अपना प्रोडक्ट दूसरी कंट्रीज में भी सेल आउट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर्ड इन टोक्यो एंड सियोल आर रूटेड विया कार्गो शिपर्स टू असेंबली हब्स इन मेनलैंड चाइना, ठीक है? देन डिस्पैच्ड टू यूरोपियन रिटेल स्टोर्स। मतलब है कहीं और का मैन्युफैक्चरिंग, सेल कहीं और जाके हो रहा है। सेकंड है वेयर हाउसिंग। एग्रीकल्चर इट्स अ सीजनल येट कंजप्शन इज कॉन्टिन्यूस। ऐसा तो नहीं है कि हम 6 महीने गेहूं खाते हैं, है ना, रोटी खाते हैं, साल भर खाते हैं। ऐसा तो नहीं राइस मैं कोई 6 महीने खाऊंगी, पूरे साल खाऊंगी। तो वो वही कह रहा है कि एग्रीकल्चर जो है ना वो सीजनल होता है, बट हमारा कंजप्शन तो कॉन्टिन्यूस है। अब क्या करें? तो हम उसको प्रोड्यूस करते हैं, उसको स्टोर कर देते हैं, उसको बोलते हैं वेयर हाउसिंग, ठीक है? एग्जाम्पल लेते हैं, अमेजोन ऑपरेट्स थाउजेंड ऑफ एडवांस फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं बहुत सारे, कैचिंग लोकल स्टोर्स ऑफ पॉपुलर गुड्स टू सपोर्ट इंस्टेंट नेक्स्ट डे शिपिंग टाइम्स। कि जैसे ही ऑर्डर आता है अमेजोन का वो तुरंत नेक्स्ट डे शिप कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में पहले से ही प्रोडक्ट स्टोर किए हुए हैं। जहाँ पे उसने स्टोर किया है उस प्रोसेस को बोलते हैं वेयर हाउसिंग। हम बोलते हैं वेयर हाउस में रखा है सामान। वेयर हाउस मतलब हमने स्टोर करके रखा है लार्ज क्वांटिटी का सामान, जब भी रिक्वायरमेंट आएगी, डिमांड आएगी, हम उसको तुरंत निकाल देंगे। फिर है बैंकिंग एंड फाइनेंस, मतलब एलिमिनेटिंग कैपिटल फ्रिक्शंस। बिजनेस को रिक्वायर्ड होता है कांस्टेंट कैपिटल फ्लो टू प्रोक्योर मटेरियल्स को परचेज करने के लिए, निकालने के लिए, बनाने के लिए पैसा चाहिए होता है, ठीक है? और वर्कर्स को पेमेंट करने के लिए पैसा चाहिए होता है बिफोर एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू मटेरियलाइज। क्योंकि सेल्स तो सबसे लास्ट में होती है, बट खर्चा तो पहले से ही शुरू हो जाता है हमारा। तो बैंकिंग वो क्या करती है? रिमूव करती है सारे फाइनेंशियल हिंड्रेंसेस को, हमारे लिमिट्स को। बैंक प्रोवाइड करती है क्रिशियल क्रेडिट लिमिट्स, हमें प्रोवाइड करती है कि हम कितना ले सकते हैं, उनसे लोन ले सकते हैं। हमें प्रोवाइड किया जाता है कि हम रैपिड डिजिटल क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हम सेल आउट सिर्फ इंडिया में नहीं कर रहे हैं, हम बाहर की कंट्रीज में भी कर रहे हैं। तो डिजिटल क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट भी हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है? ऑफर करता है बेटर सेफ्टी टूल्स टू सपोर्ट ग्लोबल वेंचर्स, कि हमारे जितने भी ग्लोबल वेंचर्स हैं उनको सेफ्टी टूल्स भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? तो इतना ही आपके लिए इनफ है इसमें कि 90% ऑफ ग्लोबल ट्रेड रिलाइज ऑन फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंस के बिना ग्लोबल ट्रेड करना इम्पॉसिबल होता है, ठीक है? ट्रेड इंस्ट्रूमेंट से लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, तो वो गारंटी देता है कि पेमेंट इज मेड ओनली व्हेन गुड्स आर वेरीफाइड और एज शिप्ड, ठीक है? तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है कि हम सामने वाले को नहीं जानते, तो हमें एक लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जाता है कि जब आपका सामान शिप्ड हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, तो पेमेंट भी आपको मिल जाएगी। फिर होता है कैपिटल फ्लो, होता है कि वर्किंग कैपिटल लोन है जो इनेबल्स बिजनेसेस टू बाय मटेरियल्स अहेड ऑफ पीक हॉलिडे डिमांड। की वर्किंग कैपिटल लोन्स हम यहाँ पे ले सकते हैं जो बिजनेस को इनेबल करते हैं कि वो जब भी चाहे मटेरियल परचेस कर सकते हैं फॉर द कंटिन्यूअस डिमांड के लिए, उसको मीटअप करने के लिए। क्योंकि हॉलीडे पे क्या होती है कि डिमांड एकदम से पीक अप पे आ जाती है। अब पूरे साल तो पैसा नहीं चाहिए उन्हें ज्यादा, लेकिन हमें उस पीक ऑफ टाइम पे पैसा ज्यादा चाहिए होता है, तो हम उस पीक ऑफ टाइम पे उस पैसे को ज्यादा ले सकते हैं थ्रू द वर्किंग कैपिटल लोन्स, ठीक है? फिर होता है एडवर्टाइजिंग एंड इन्फो, कि ओवरकमिंग द इंफॉर्मेशन बैरियर, कंज्यूमर कांट रिक्वेस्ट अ सॉल्यूशन दे आर अनअवेयर ऑफ, कि वो उस सॉल्यूशन को नहीं ले सकते जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं है। तो हमारा जो एडवर्टाइजिंग होता है ना, वो हमें हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। एक ब्रिज होता है जो एलिमिनेट करता है द हिंड्रेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन। जब हम कम्युनिकेट करते हैं किसी भी स्पेसिफिक वैल्यूज को, प्राइस पॉइंट्स को, फीचर्स को, मार्केटिंग अलाउ करती है हमारे कस्टमर को कि हम प्रोडक्ट को कंपेयर भी कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं कि हमारा कि कौन सा प्रोडक्ट हमें मैक्सिमम यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। हम मेजरली क्या होता है कि हम एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, ठीक है? एक ही प्रोडक्ट को
बहुत सारी कंपनी सेल आउट करती है, हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि ठीक है इसका ये फीचर है, इसका ये फीचर है, इसका ये प्राइस है, इसका ये प्राइस है, स्पेसिफिक वैल्यूज़ क्या हैं, तो हम क्या कंपेयर कर पा रहे हैं इससे। जैसे कोका कोला है, सैमसंग है, यूटिलाइज यूनिफाइड ग्लोबल मीडिया स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है वो सिर्फ इंडिया में ही सेल हो रहे हैं, बाहर भी होते हैं, ठीक है। इससे क्या है कि वो इंस्टेंटली नोटिफाई कर पाते हैं बिलियंस ऑफ प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स को कि हमारा जो न्यू प्रोडक्ट है उसकी डिजाइन क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।